बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं नीम पागल हो चुकी थी। मेरा शोर मेरी समझ से बाहर था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर ये बात मुझे समझ आ जाती तो शायद आज मेरी ज़हनी हालत ऐसी ना होती। मेरा करोड़पति शोर मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता और कहता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत मैंने कहीं न देखी थी। न सिर्फ काम बल्कि रोज़ एक नया जोड़ा पहनना और फिर इस जोड़े का गायब हो जाना। मुझे ये सब तब समझ आया जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। कौन कह सकता था कि मेरा शोर अच्छा दिखने वाला अंदर से ऐसा होगा। करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी आम सी लड़की का हाथ होगा, ये बात मुझे खुद भी मालूम न थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जान मेरे कदमों तले से सरक गई। मेरा नाम आसिया है, मेरी उम्र 18 साल थी। घर में अम्मी अब्बू और एक छोटा भाई था। आम गांव के सादा इंसान थे। मेरा अब्बा किसान था। गांव में हमारी ज़मीन थी जिससे अब्बा काश्तकारी करता और हमारा गुजर बसर हो जाता। मैं एक आम लड़की थी, कोई ख्वाब वगैरह नहीं देखती थी क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मगर मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी ज़िंदगी में वो होने वाला है जिसका मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं रोज़ की तरह खेतों से सब्ज़ी लेने घर से निकली थी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और थोड़ा आगे जाकर रुक गई। गाड़ी से एक नौजवान उतरकर मेरे पास आया। उसे देखते ही मैंने अपना चेहरा ढांप लिया था, लेकिन शायद उसने मुझे देख लिया था। फिर वो मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसकी तेज़ रफ्तार गाड़ी की वजह से मेरे ऊपर मिट्टी आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारा तो काम ही ऐसा है, हमारी रगों में खून के साथ मिट्टी भी दौड़ती है। आप फिक्र ना करो, मुझे बुरा नहीं लगा, चलती हूँ। मैं थोड़ा आगे गई, वो फिर मेरे पीछे आ गया और फिर मेरी आंखों में देखने की कोशिश करने लगा और फिर शुक्रिया करके चला गया। मैं हैरान थी, ये अजीब इंसान था, माफ़ी मांगने आया था और मुझे ही शुक्रिया कहकर चला गया। खैर, इसके बाद मैं सब्ज़ी लेकर घर आ गई, लेकिन मुझे आसपास के लोग काफ़ी हैरत से देख रहे थे और आपस में सरगोशियाँ भी कर रहे थे। न जाने इनको कौन सी खबर मिल गई थी जिसको ये मिर्च मसाला लगाकर बयान करने वाले थे और मुझे क्यों इस तरह देख रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में घर में दाखिल हो गई तो घर का माहौल बहुत ही अजीब था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और ऐसा तभी होता था जब घर में कोई बहुत अहम बातचीत करना होती थी। मैंने भाई से पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। मैं भी खामोशी से किचन में आ गई, रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैं जैसे ही काम से फारिग होकर किचन में खड़ी थी कि अम्मा ने मुझे इशारे से अपने पास कमरे में बुलाया। कमरे में अब्बा पहले से मौजूद थे। मुझे देखते ही अब्बा ने सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बाहर चले गए। मैं हैरान परेशान अम्मा की तरफ देख रही थी कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई है। अम्मा कहने लगी, देख लाडो, जब मेरी उम्र तेरे से भी छोटी थी तब मेरी शादी हो गई थी, लेकिन तू तो माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है और आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई है। अम्मा मुझे जो बोले जा रही थी वो तो मेरी समझ से बाहर था। मैंने कहा, अम्मी अब बता भी दे ऐसा क्या हुआ है। अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। अम्मा, लेकिन इतने जल्दी क्या है, मैं अपने घर को छोड़कर इतने जल्दी नहीं जाना चाहती। अम्मा कहने लगी, अभी तो तू जानती नहीं है ये रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है, उसे गांव की सादा सी लड़की से शादी करना थी। वो बस ऐसे ही आया था, बस उसकी नज़र तुझ पर पड़ी तो तुझे पसंद कर लिया, इसलिए पता करवा कर घर तक पहुँच गया। देख तू हाँ कर दे, तेरे अब्बा को और मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है। ना करने के बावजूद भी अगले दिन मेरा उससे निकाह हो गया। निकाह के साथ रुखसती भी हो गई। उसका नाम अदनान है। मेरे शोहर ने कहा था जहेज़ में कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बीवी मिल गई है, इतना ही काफ़ी है। जब उसके घर पहुंची तो घर देखकर हैरान हो गई, इतना बड़ा घर था। उसके बाद मेरा शोहर मुझे कमरे में ले गया और कहने लगा, मैं आता हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो आया तो उसके हाथ में एक जोड़ा पकड़ा हुआ था। उसने मुझे ये जोड़ा पहनने को दिया। उसके बाद अगली सुबह जब मैं उठी तो शोहर ने पहले ही एक और नया सूट निकाल कर रखा था। मुझे कहा कि अपना जोड़ा तब्दील कर लो। मैंने खामोशी से जोड़ा लिया और पहनने चली गई। जब वापस आई तो शोहर ने नाश्ता बनाने का कहा। मैंने तो कहा मैंने घर देखा ही नहीं है, मुझे तो किचन का पता ही नहीं था, इसलिए मैं दोबारा कमरे में आई कि शोहर से पूछ लूँ कि किचन कहाँ है। मैंने देखा वो कमरे में कुछ शॉपर में डाल रहा था और मुझे देखते ही अचानक घबरा गया।
और जल्दी से शापर बिस्तर पर रखते ही मेरे पास आ गया। क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी, मैंने तो तुम्हें नाश्ता बनाने भेजा था ना, क्या बन गया है नाश्ता? वो इतने प्यार से बोला कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे बताऊं। मैंने कहा वो दरअसल मुझे किचन नहीं मिल रहा। अच्छा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब सब तुम्हारा ही तो है। फिर उसने मुझे पूरा घर दिखाया। घर बहुत प्यारा था और मैं नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने शौहर को बुलाने गई। फिर हमने नाश्ता किया। इन दिनों जितना मैंने अपने शौहर को समझा था वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। वो रोज़ मेरे लिए नए कपड़े लाता। एक बार पहना हुआ जोड़ा मैंने दोबारा नहीं देखा था। वो कहते थे कि तुम खास हो इसलिए तुम्हारा साफ़ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। मैं उनकी बातें हरकतें देखकर मुस्कुराती थी और ख़ुद पर रश करती थी कि कितना अच्छा शौहर मुझे मिला है। फिर शौहर ने मुझे स्ट्रॉबेरी ला कर दी। आज तुम पूरा दिन ये स्ट्रॉबेरी खाओगी, इसे ख़त्म करोगी। 2 किलो स्ट्रॉबेरी थी, मैं इसे इतना कैसे खा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं हाँ कर दी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं खाती तो ख़त्म हो ही जानी थी, लेकिन साथ में नया सूट भी दिया और पहनने को कहा। यह देखकर मैं हैरान हो गई कि मैंने अभी तो नया सूट पहना था, आपने अभी तो ला कर दिया था। अभी जाओ और जाकर ये सूट पहनो, वो कल वाला जोड़ा है। मैंने कहा ना तुम रोज़ नया जोड़ा पहनोगी। शौहर ने मुझे सख्ती से कहा और सूट पकड़ा दिया। मैं हैरान होती, लेकिन फिर भी वो जोड़ा मैं पहनने के लिए चली गई। जब बाहर आए तो शौहर ने पानी लाने को कहा, जबकि पानी कमरे में मौजूद था, लेकिन कहा कि जाओ बाहर से पानी लेकर आओ। मैं खामोशी से चली गई, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। अगर एक सूट दोबारा पहन लिया तो इसमें क्या हो गया? पहले तो मैं एक सूट 4-4 दिन पहनती थी, तो अब क्या मसला है? ये सोचकर मैं पानी लेकर कमरे में दाखिल हुई तो शौहर ने जल्दी से वो मेरा उतरा हुआ जोड़ा लपेट कर शापर में डाल दिया। मैंने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया तो एक घूंट पी कर पानी रख दिया और शापर को साइड पे करके मुझे अपने पास बुलाया। देखो आसिया, मुझे पसंद नहीं कि तुम एक जोड़ा 2-2 दिन पहनो, और ये बात मैंने तुम्हें शादी की रात ही बता दी थी और तुम ऐसा ही करोगी। मैं तुम्हें कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा हूँ, सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अब चलो तुम मेरी एक और बात सुनो, आज से बावर्ची की छुट्टी कर दी है मैंने। अब से खाना तुम ही बनाओगी, हम सिर्फ 2 ही तो लोग हैं तो कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन खाता हूँ। उसके साथ तुम बिरयानी बनाना और मीठे में खीर। शाम को क्या खाना है मैं आकर बताऊँगा। वो चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई। हम 2 ही तो थे, तो इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन शौहर ने कहा था तो करना था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते बनाते मुझे 3 घंटे लग गए। मैं पसीने से नहा गई, मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। फिर मेरा शौहर आ गया, हमने साथ खाना खाया और वो वहीं बैठ गया। मुझे रात का खाना बनाने को कहा। मेरा इरादा नहाने का था, लेकिन खाने की लिस्ट सुनकर पहले खाना बनाने का सोचा। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ गए। मैं काम के साथ साथ बार बार स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शौहर की नज़र मुझ पर ही थी। शाम के 6 बजे जब मैं फारिग हुई तो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मैं कमरे में नहाने आई तो बेड पर नया सूट देखा तो वो पकड़ कर नहाने चली गई। उसके बाद खाना खाकर सो गई। रात को एक आवाज़ से मेरी आँख खुली तो देखा शौहर मेरे उतरे हुए कपड़े शापर में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। अब मैं हैरानगी के साथ परेशान भी रहने लगी थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ज़रूर कोई राज था जो मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन मुझ में कुछ पूछने की हिम्मत भी न थी। वो मुझे कामों में इतना उलझाए रखता कि मुझे होश भी न रहता था। लेकिन एक अजीब बात मैंने 2 महीनों में नोट की थी कि एक बार भी उन्होंने मुझे गोश्त खाने नहीं दिया था। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करता, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता। पता नहीं इनको कैसे मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता था, लेकिन इस बात की तस्दीक भी उन्होंने खुद कर दी थी। घर में कैमरे लगाए हुए थे ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब इन सब सख्तियों की वजह से मेरा अक्सर सर दर्द रहता था। शौहर को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए, मना भी किया मगर वो ना माने। डॉक्टर ने भी कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी शौहर नहीं माना। कहने लगा कि शक दूर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। उसके बाद तो मुझे दर्द होता भी तो मैं शौहर को ना बताती, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मेरी छोटी सी छोटी चीज़ पर परेशान हो जाता है। इस दौरान भी वो मुझे कपड़े लाजमी बदली करवाता। यह आदत उसने नहीं छोड़ी थी। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरा शौहर अब पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गया था। वो इतना काम नहीं करता था,
पहले तो दिन में एक जोड़ा तब्दील करने को कहता था, लेकिन अब मुझे 3 से 4 जोड़े बदलना होते थे। ये सब के बारे में सोच कर मैं ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा होता था, जो कि मैं रोज़ खाती थी। अब तो शोहर ने घर के मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी थी। सारा घर का काम मैं ही करती रहती थी, पसीने से नहा जाती थी। तो मेरा शोहर आकर कहता कि कपड़े बदल लो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कपड़े बदल लेती तो 2 किलो कोई फल ले आता जो मुझे खाना होता था। अब मैं सोचती थी कि इससे तो मेरा गांव अच्छा था, जहां काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती थी, और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मियों का समा रहता था। मैं तो थक चुकी थी। अब मैंने सोच लिया कि मैं कोई बात नहीं मानूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बहुत ही जल्दी मर जाऊंगी। अब मैंने एक तरकीब सोची। एक बूढ़े मुलाजिम को, जिनको मेरे शोहर ने नौकरी से निकाल दिया था, उनसे गिलवा कर सारे घर के कैमरे ख़राब करवा दिए, और शोहर को पता भी न चला। उसको यकीन था कि मैं ऐसा नहीं करती। अब मुझे ये राज जानना था कि आखिर मेरा शोहर ऐसा क्यों है। अगले रोज़ मैंने अपने कपड़ों की जगह काम वाली की बेटी का सूट रख दिया। शोहर वो सूट लेकर रात को घर से निकल गया। मैंने उसका पीछा किया तो वो एक फैक्ट्री में दाखिल हुआ। वहाँ जाते ही मेरे सूट को एक बड़ी सी लोहे की मशीन में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक महलूल तैयार हुआ, जो बहुत सी बोतलों में मशीन के जरिए भरा जा रहा था। जब मैंने एक शीशी उठाकर सूंघी तो वो खुशबू थी। अब मुझे मामला कुछ समझ आ रहा था। मैं एकदम से अपने शोहर के सामने चली गई। मुझे देखते ही वो घबरा गया। डांट कर कहने लगा, वापस चली जाओ यहाँ से, सारे मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ना आई। मैंने उससे सच बोलने का कहा। अगर सच ना बताया तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी या अपनी जान ले लूंगी। ये सुनकर मेरा शोहर डर गया और कहने लगा, देखो आसिया, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम यहाँ आओ कमरे में। मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, सब के सामने बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा शोहर बोला, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था। फिर मुझे तुम मिली, तुमसे मुझे एक अजीब सी और अच्छी सी खुशबू आई। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। फिर मैंने इस पर अमल किया। फिर मैं तुम्हें रोज़ नए कपड़े देता कि तुम्हें पसीना आए, इसके साथ तेज़ खुशबू वाले फल और सब्जियाँ खिलाता। मैं खुश था कि मेरा तजर्बा कामयाब हुआ। जो परफ्यूम बना वो ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में मकबूल हुआ, जिसकी वजह से मुझे और लालच जागा। मैंने सबको छुट्टी दे दी, और उस दिन जब तुम बीमार हुई तो मेरी रूह कांप गई कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। और देखो आज हम कितने अमीर हैं, इतना पैसा है हम दोनों के पास। अब तुम्हें पता चल गया है। अपने शोहर की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। माँ बाप को तो मैं पहले ही बुलवा चुकी थी, और साथ में पुलिस को भी बुलवाया और उसको गिरफ्तार करवाया। मेरे बाप माँ ने सिर्फ दौलत देकर मुझे इसे दे दिया था, बगैर जांच किए तो यही धोखे मिलते हैं। उसके बाद मेरा शोहर जेल में भी गया। यही बातें वो जेल में भी करता कि मेरी बीवी के कपड़े लेकर फैक्ट्री जाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा। ऐसे ही वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा और पागल हो गया। शोहर के बाद उसकी सारी दौलत का हकदार मुझे बनाया गया। आज इस सालिशान बंगले में मैं अपने घर वालों के साथ रह रही हूँ। यह सारी दौलत मेरी अपने पसीने की कमाई लगती है, जो सारा दिन काम करके मुझे मिली है। आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या मुझे अपने शोहर को माफ़ कर देना चाहिए था? दोस्तों, मज़ीद सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।